नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अग्निवीर जीडी का हम सैंपल पेपर 5 करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं सैंपल पेपर आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए करा रहा हूं। तो आज हम सैंपल पेपर 5 करेंगे। इसमें वही 50 क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे और इनमें से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन जो है वो दिखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम है वो सिर्फ इसी पैटर्न पे जो है वो बेस्ड है। तो पूरी सीरीज जो है उसको देखते रहिए। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत सोच समझ के यहाँ पे जो है वो डिजाइन किया गया है और आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर जो है वो डाउनलोड किए गए हैं। उसी को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के साथ जो आंसर होगा उसको मैं उससे रिलेटेड 3-4 जो है पॉइंट्स इसीलिए कराता हूं ताकि अगर क्वेश्चन उससे थोड़ा हटके भी आए तो आप उसको भी कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि भाई ये देखिए करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पिछले 6 महीने का करंट या 1 साल का करंट जरूर पढ़ के जाएं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कटरा, कटरा क्या है, जम्मू कश्मीर में है, एक जगह का नाम है। कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो भाई साहब ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी मैं आपको करा रहा हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये जो है उद्घाटन किया था। क्लियर है? जितेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका आयोजन वो किया था जम्मू कश्मीर के कटरा में। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी हैं? महान्यायवादी बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इनको बोला जाता है महान्यायवादी। क्या बोला जाता है? महान्यायवादी। तो भाई जनवरी 2023 तक अगर मैं बात करूं तो वो हैं आपके आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी जो हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं 2023 तक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पेपर में आए कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में अगर कोई पूछ ले, करंट से क्वेश्चन बने कि भाई प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो भी आपके कौन है? आर वेंकटरमनी है। क्यों है? क्योंकि देखिए इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। इनको दोबारा से क्या कर दिया गया है? अपॉइंट कर दिया गया है। इसी पोस्ट पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको दोबारा से बना दिया गया है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राष्ट्रपति जो है किस किस को अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, आपका कैग को, यूपीएससी के चेयरमैन को, यूपीएससी के सदस्यों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, राज्यों के राज्यपालों को, सबको कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है। अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो महान्यायवादी होता है, ये होता कौन है? देखिए ये जो हमारी सरकार होती है ना, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। जो सरकार है हमारी, जो केंद्र सरकार है, उसको कानूनी सलाह ये देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह। ठीक है, कानूनी सलाह ये देता है। ये लॉ एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और कानूनी सलाह जो है केंद्र सरकार को, वो इसी के द्वारा दी जाती है। सलाहकार होता है ये। ठीक है। और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है। भारत सरकार की तरफ से सरकारी जो बोलते हैं ना, सरकारी वकील, वो ये एक तरफ से पूरी कैबिनेट जो हमारा केंद्र सरकार है उसका होता है। इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आपके 76 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत का जो है वो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा
और उसके लिए ये योग्यता है, और वो केंद्र सरकार का क्या होगा, लीगल एडवाइजर होगा। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया। अब ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपको करा देता हूं। यहां से एक क्वेश्चन और क्या बनता है, जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो महान्यायवादी है, ठीक है, ये संसद के सत्र में भाग ले सकता है। संसद के सत्र में या संसद के सेशन में जो है ये भाग ले सकता है। ठीक है, ये भाग ले सकता है, लेकिन ये अपनी सलाह दे सकता है, लेकिन इसको वोट का अधिकार नहीं है। इसको वोट देने का अधिकार नहीं है किसी भी इलेक्शन में। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन हो रहा है, तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं है भाइयों। ठीक है, संसद के सत्र में तो भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार इसको इसलिए नहीं है क्योंकि ये उस सदन का सदस्य नहीं है, ये अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो जो भी अपॉइंट किए जाते हैं वो वोट नहीं देते मेरे भाइयों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में से कौन भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष हैं एज ऑन जनवरी 2023। 2023 में कौन था, ठीक है, उसके हिसाब से पूछ रहा है। तो 2023 में थे आपके वी आर चौधरी। कौन थे, वी आर चौधरी। लेकिन हम वर्तमान में भी लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका, करंट से बनेगा। क्वेश्चन दोस्तों कहां से बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका करंट से। ठीक है, कि भाई चीफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। पहला बोलते हैं वायुसेना अध्यक्ष, वर्तमान के करा रहा हूं, वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान, तीनों के नोट डाउन कर लेना क्योंकि तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अभी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, एयर चीफ, ये इनकी रैंक होती है, मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये हैं आपके वायुसेना के चीफ अभी एट प्रेजेंट में। ठीक है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब मैं बात करूं कि भाई ये तो हो गए वायुसेना के, अभी मैं बात करता हूं नौसेना के। ठीक है, नौसेना के, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेवी। नौसेना के चीफ कौन है वर्तमान में, बताइए भाइयों कौन है। तो नौसेना के चीफ हैं एडमिरल दिनेश, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी साहब जो हैं ये नौसेना के चीफ हैं। तीसरा हम बात करते हैं थल सेना, जिसको हम आर्मी बोलते हैं। ठीक है, थल सेना मतलब आर्मी। थल सेना के वर्तमान चीफ कौन है, बताइए कौन है भाई, ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये हो गए आपके वर्तमान आपके सेना अध्यक्ष। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहां से जो करंट का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछा जा सकता है कि भाई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको उप सेना अध्यक्ष बोलते हैं, वो वर्तमान में कौन है। ये इसलिए करंट का क्वेश्चन बन सकता है, अभी लेटेस्ट में ये चेंज हुए हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में 1 अप्रैल 2026 को ये चेंज हुए हैं, और ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये करंट के क्वेश्चन है, और अग्निवीर के एग्जाम में तो 100% पूछे जा सकते हैं। और सबसे मेन अपॉइंटमेंट जो है सीडीएस की भाई, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए जो सीडीएस है ना, सीडीएस जो है
ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। इसका क्या है, पेपर में क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई सीडीएस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सीडीएस का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है सीडीएस का पूरा नाम क्या है। सीडीएस का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, और अगर अभी की बात करूं तो अभी जो सीडीएस हैं वो कौन है भाई साहब, आपके जनरल उपेंद्र ये आपके क्या कहते हैं, जनरल अनिल चौहान जो हैं, जनरल अनिल चौहान, ये हैं आपके करंट के सीडीएस। लेकिन ये हैं आपके करंट के अभी के, लेकिन भाई ये चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये जो हैं चेंज होने वाले हैं, और ये कौन बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा हैं, राजा सुब्रमण्यम, ये जो हैं ये आपके नए सीडीएस जो हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, कौन बनने वाले हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट जनरल आपके राजा सुब्रमानी, राजा सुब्रमानी, ये जो हैं ये आपके सीडीएस जो हैं बनने वाले हैं भाइयों। ठीक है, ये बहुत जल्द आपके सीडीएस जो है वो बन जाएंगे। अभी कौन है, अभी हैं जनरल अनिल चौहान। उससे पहले कौन थे, पहले सीडीएस कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले सीडीएस कौन थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, वो थे आपके जनरल बिपिन रावत। ये भी आपको याद रखना है, जनरल बिपिन रावत जो थे वो आपके कौन थे, पहले सीडीएस थे हमारे। ठीक है, पहले सीडीएस कौन थे, आपके जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे नोट डाउन कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि भाई व्यपगत का सिद्धांत की नीति निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बहुत जो है वो खतरनाक नीति थी भाई साहब ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, वो किसके द्वारा जो है तैयार की गई थी, किस गवर्नर जनरल के द्वारा तैयार की गई थी, मैं बताऊंगा आपको ये क्या थी नीति। सबसे पहले देख लेते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति जो है वो लागू की गई थी, तैयार की गई थी। ठीक है, इस नीति के अनुसार होता क्या था, किसी भी राज्य में अगर उत्तराधिकारी ना हो, ठीक है, उत्तराधिकारी उसमें ना हो, तो उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश राज्य में उसको शामिल कर लिया जाता था भाई साहब। तो देखा जाता था क्या इसमें उत्तराधिकारी है, नहीं है, तो उसको किसमें शामिल कर लिया जाएगा, अंग्रेजी राज्य में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो झांसी, सतारा और नागपुर जो हैं ये इस नीति से प्रभावित हुए थे। ठीक है, झांसी में, सतारा में, नागपुर में, ठीक है, ये जो हैं इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था इस नीति का। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, कि भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसका विरोध किसने किया था, तो आप बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका विरोध जो है वो किया जाता है। ठीक है, और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनका, उनके जो कारण है, 1857 के विद्रोह के जो कारण है उनमें से ये भी एक कारण जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है, व्यपगत की का सिद्धांत जो है, ठीक है, इसको भी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी इसका एक कारण मानते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने मंडला मध्य प्रदेश से सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, विद्रोह चल रहा था, तो मध्य प्रदेश के मंडला से किसने उसका जो है वो
आपका नेतृत्व किया था, तो वो किया था आपका भाई साहब मध्य प्रदेश के मंडला से रानी अवंतीबाई लोधी ने। रानी अवंतीबाई लोधी ने इसका नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश के मंडला से। ठीक है, ये जो है ये रामगढ़ राज्य की रानी थी, है ना। और मंडला जो है ये क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 के जो विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ जो है रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है वो विद्रोह किया था यहाँ से। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाइयों, विक्टोरिया स्मारक संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया नामक संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका कलकत्ता में स्थित। विक्टोरिया जो म्यूजियम है, मेमोरियल म्यूजियम, वो कहां पर है? आपका कलकत्ता में ये स्थित है। ये जो है ब्रिटिश काल का प्रसिद्ध स्मारक है अगर हम बात करें। ठीक है, और इसको रानी विक्टोरिया की याद में जो है वो बनाया गया था। रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की याद में इसको बनवाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है विक्टोरिया स्मारक। ठीक है, उसकी याद में बनाया गया था। ये जो बना हुआ है वो सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। ठीक है, सफेद संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वो 1921 में होता है। 1921 में ये बनता है भाइयों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि धामेक स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धामेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के भी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भाइयों। सारनाथ यहाँ पे जो है ये स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या स्थित है? धामेक स्तूप। ठीक है, अब इसका जो है वो बहुत बड़ा जो इतिहास है सारनाथ का। क्यों? पहली बात तो ये सारनाथ में स्थित है, पहला पॉइंट। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। देखिए, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने बुद्ध ने पहली बौद्ध संगति यहीं पे की थी। ठीक है, भगवान बुद्ध ने क्या किया था? पहला अपना उपदेश जो है, पहला उपदेश जो है वो यहीं पे दिया था भाई साहब। पहला उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो यहीं पे दिया था, सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो किया गया था। और धामेक स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वहां पे लोग जाते हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, वहां का तीर्थ स्थल है वो। और ये अगर मैं लोकेशन की बात करूं, सारनाथ जो है तो ये वाराणसी के पास है। किसके पास है? वाराणसी के पास है भाई साहब। ये वाराणसी के पास है सारनाथ। अगर क्योंकि हम देखो, जो हिस्ट्री के नामों को हम पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि इसकी अब प्रेजेंट में लोकेशन कहाँ है। तो ये अभी वाराणसी के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, बुलंद दरवाजा। फेमस क्वेश्चन है भाइयों। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, किसने बनवाया था? किसने बनवाया था बताइए? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था भाई साहब बुलंद दरवाजा? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? गुजरात विजय की याद में बनवाया था। गुजरात विजय की याद में जो है ये बनवाया था। गुजरात विजय के बाद जो है ये बनवाया था, उसकी याद में। ये बुलंद दरवाजा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि भाई जो फतेहपुर सीकरी है ना,
फतेहपुर सीकरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो भाई साहब विश्व की पूछा है, ध्यान रखना। विश्व की बात करें तो नील रिवर सबसे लंबी है। भारत की बात करें तो गंगा रिवर सबसे लंबी है। ठीक है, बात करिए इसने विश्व की तो नील रिवर जो है वो हो जाएगा। अब नील रिवर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब नील रिवर जो है, नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भाई कई बार ना जो क्वेश्चन है वो यहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आ सकता है कि नील नदी कहां पर स्थित है? दुनिया की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, ठीक है, कि नील नदी की लंबाई कितनी है, बताइए नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है भाई साहब, देख लीजिए लगभग 6.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है ये नदी। ठीक है, और नील नदी जो है 6650 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ठीक है, उसके बाद जो ये नील नदी है ये मिस्र की जीवन रेखा जो है वो कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मिस्र की जीवन रेखा ये कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। हैं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो मिस्र की सभ्यता थी ना वो नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी ना आपकी किसके? इंडस रिवर के चारों तरफ जो है, सिंधु नदी के चारों तरफ विकसित हुई थी, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। सेम उसी प्रकार से नील नदी के आसपास एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको मिस्र सभ्यता बोलते हैं, इसीलिए मिस्र की जीवन रेखा जो है इस नदी को कहा जाता है। ठीक है भाइयों, चलते हैं। हाँ, गंगा। गंगा की लंबाई बताइए कितनी है? गंगा कितनी लंबी है भाई? 2525 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या बोलता है 10वां क्वेश्चन? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? तो भाई साहब लाल ग्रह कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को। जो मंगल ग्रह है ये आपका लाल ग्रह है। अब लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि जो इसकी सतह है, जो हम दूर से देखते हैं इसको, तो ये लाल ग्रह की तरह दिखता है, लाल दिखती है इसकी सतह। क्यों दिखती है? क्योंकि इसकी जो सतह है, ठीक है, इसकी जो सतह है उस पे क्या है? आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। तो ये भी आप याद रखना भाई, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई जो मंगल ग्रह है उसकी सतह लाल क्यों दिखती है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी सतह जो है वो लाल दिखती है। दूसरा, मंगल के उपग्रह कितने हैं? मंगल के उपग्रह कितने हैं? मंगल के उपग्रह भी पूछ लिए जाते हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं भाई साहब दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये दो इसके उपग्रह हैं। ये इनके नाम है, फोबोस और डिमोस। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है ना? ऐसे ही क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, ये उनके नाम हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मंगल ग्रह पे एक हमने क्या मिशन भेजा था जिसको हमने मंगलयान मिशन बोला था? क्या बोला था? मंगलयान मिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि मंगलयान मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था? बताइए कब लॉन्च किया गया था? 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था मंगलयान मिशन को। ठीक है, क्यों क्यों किया गया था? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना जो है वो खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? मंगल ग्रह पर
जीवन की संभावना खोज रहे थे। ठीक है, जीवन की संभावना जो है वो खोज रहे थे और खोज रहे हैं, संभावना खोज रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये कारण था, वहां का जो क्लाइमेट है क्या है, इसलिए जो है ये मिशन जो है हमने भेजा था वहां पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले एक चीज और बता दूं मैं, अभी अगर प्रेजेंट में बात करूं तो ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए भाई? ग्रहों की संख्या कितनी है अभी? 8 है। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। प्लूटो को अभी ग्रह नहीं माना जाता, उसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह जो है वो कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और दूसरा पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा तो हमने बता दिया बृहस्पति है, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए भाइयों? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? वो है आपका मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो ये है भाइयों। ठीक है, अब सूरज जो है, सूरज के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह जो है वो घूमते हैं ऐसे, है ना? ऐसे घूमते हैं चारों तरफ। सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध ग्रह। उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद जुपिटर है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। ये 8 ग्रह इस प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है भाई साहब आपका कैनबरा। कौन है? कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी कैनबरा जो है वो राजधानी है। ठीक है, ये इनकी आधिकारिक राजधानी है। ठीक है, और अगर हम बात करें सिडनी की, तो सिडनी इनका सबसे बड़ा जो है वो शहर है। ठीक है, जो कैनबरा है इसको विशेष रूप से राजधानी बनाने के लिए ही जो है वो विकसित किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, है ना? और ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है वो भी कहां पर स्थित है? वो भी आपका कैनबरा में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? तो भाई साहब कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारी नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना है? 78% है। पूरी वायु का, पूरे वायुमंडल का 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। देखिए जो नाइट्रोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो नाइट्रोजन गैस है ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा खाद डालते हैं ना हम, यूरिया, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है ना? क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है इसीलिए वो क्या है, वो ग्रोथ कर लेते हैं पेड़ पौधे। तो उनकी ग्रोथ के लिए ये जो गैस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये आप याद रख सकते हैं किससे? बेल से। जब टेलीफोन आता है बेल बजती है ना, बजती है ना बेल, इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया। ठीक है, ग्राम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार किया। कई जगह आपको इसका नाम जो है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल भी मिल जाएगा, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना। अलेक्जेंडर ग्राम बेल मिल जाए, ग्राम बेल मिल जाए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और टेलीफोन का जो आविष्कार है इन्होंने कब किया? 1976 में टेलीफोन का आविष्कार करते हैं भाई साहब। ठीक है, 1876 में। और टेलीफोन ने जो है पूरी दुनिया में संचार व्यवस्था में क्रांति ला दी थी उस टाइम पे। ठीक है, और टेलीफोन का जो पहला, अगर मैं संदेश की बात करूं
कि पहला संदेश क्या था। वैसे तो ये पेपर में जीडी के में तो पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी मैं लिखवा देता हूं। यह है मिस्टर वॉटसन कम हेयर। मिस्टर वॉटसन, मिस्टर वॉटसन कम हेयर। वॉटसन जो है, इधर आओ, मिस्टर वॉटसन इधर आओ। ये इसका पहला संदेश था। ठीक है। अब अगर हम आधुनिक मोबाइल फोन की बात करें तो उनका ये बेसिक स्ट्रक्चर यही था, टेलीफोन ही था। ठीक है, ये नहीं होता तो आज हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे होते। ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई थी। किसी की भी शुरुआत होती है, फिर उसमें धीरे 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 उसमें जो चीजें हैं वो ऐड की जाती हैं, इम्प्रूव की जाती हैं, उनके वर्जन निकाले जाते हैं। जैसे आप एप्स के भी वर्जन देखोगे, फोनों के भी देखोगे, है ना, उनमें और इम्प्रूवमेंट जो है वो कंपनियों के द्वारा धीरे धीरे किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक आधार चाहिए, एक बेस चाहिए। वो बेस कौन था? टेलीफोन ही था। जो आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, उसका बेस कौन था? टेलीफोन ही था। और उसके जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम बेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भाई साहब, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त भी जो है वो इसी में उपस्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है वो एक तो सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। ठीक है, देखिए दुनिया के जितने भी अधिकांश ज्वालामुखी है ना, वो इसी महासागर के आसपास हैं। किसके? प्रशांत महासागर के आसपास है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितने भी भाई साहब आपके ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी, वो इसी के आसपास हैं। जहां जहां से ये आपके पृथ्वी से लगा हुआ है, ये महासागर जो है वो जमीन से जहां जहां लगा हुआ, वहीं वहीं पे जो है ज्वालामुखी हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं उसको। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर उसी को बोलते हैं क्योंकि इसके इसके चारों तरफ ऐसे जो है वो ज्वालामुखी हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है ये। ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे आपके क्या हैं? ज्वालामुखी हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, कि ये रिंग है किसकी? फायर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है भारत के राष्ट्रपिता। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था ये भी पेपर में आ जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था इनका? पूरा नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा की तो इनको उपाधि दी गई थी। ये क्या थी? ये उपाधि थी भाई साहब महात्मा की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो गांधी जी थे, इन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। किस किस का? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है इन्होंने अपनाया था। ठीक है, तीसरा, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, है ना, बहुत सारे आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए। जैसे हम बात करें, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारे आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे? महात्मा गांधी के ही द्वारा चलाए गए थे, है ना। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई गांधी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, और जो गांधी जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, पोरबंदर में होता है, और 2 अक्टूबर को ही उन्हीं की याद में प्रति वर्ष जो है वो गांधी जयंती मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जो है वो गांधी जयंती आपकी मनाई जाती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने मतलब यूएन ने 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय, ये आपको याद रखना है,
ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म के दिन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? ठीक है, तो भाई साहब रूम टेम्परेचर पे एक ही धातु है जो लिक्विड रहती है, वो है आपकी मरकरी पारा। ठीक है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर जो होते हैं ना डॉक्टर, जिसमें बुखार चेक करते हैं, उसमें पारा ही होता है, उसमें मरकरी होती है। ठीक है, तो पारा जो है एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान जो है रूम टेम्परेचर उस पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका जो रासायनिक प्रतीक है, ठीक है, वो Hg से इसको दिखाते हैं। पेपर में आ जाता है कि भाई इसका रासायनिक प्रतीक क्या है, पारे का फॉर्मूला क्या है, आप बताएंगे Hg है। ठीक है, और जो पारा है ये एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, और इसे डिजिटल थर्मामीटर में जो है वो मुख्य रूप से यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये बहुत अच्छा चालक होता है ना। मेटल वैसे तो चालक होते ही हैं, पर ये जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए जो है इसका यूज उसमें किया जाता है, थर्मोमीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन, है ना। क्योंकि देखिए जो न्यूटन है यही बल का एसआई मात्रक है ना। इसका नाम क्यों रखा, है ना? इसका नाम जो है वो रखा था आइजैक न्यूटन के नाम पे, है ना। न्यूटन ने क्या दिया था? 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, और उन्हीं के नाम पे क्या है ये रख दिया। इनकी यूनिट जो है वो किसके नाम पे रखी? आइजैक न्यूटन के नाम पे रख दी, है ना। न्यूटन के तीनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है F इज इक्वल्स टू ma, तीसरा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू एम में होता है, ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, है ना। अब यूनिट जब हम निकालते हैं, m मास है, a एक्सेलरेशन है, तो मास को किलोग्राम में निकालते हैं, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जिसको हम बोलते हैं उसको निकालते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, उसको किस में निकालते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसी यूनिट को, क्योंकि फोर्स की यूनिट ये आई, है ना, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो ये आई, और इसी को बोल दिया कि भाई इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। तो कई बार पेपर में आ जाता है एक न्यूटन किसके बराबर है? आप बताओगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू एम में से। m क्या है? मास है, तो मास को किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को क्या है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख दोगे। ठीक है, जूल किसकी यूनिट है? जूल आपके कार्य की यूनिट है, ठीक है, और आपके एनर्जी की यूनिट है, ऊष्मा की यूनिट है ना। वाट किसकी है? ये पावर की यूनिट है, मतलब शक्ति की यूनिट है ना। पास्कल किसकी है बताइए? पास्कल किसकी यूनिट है? तो भाई साहब आपके पास्कल है आपकी प्रेशर की यूनिट, यानी कि दाब की यूनिट। ठीक है, प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट क्या है आपकी? पास्कल है। तो ये सारी यूनिटें आपको याद होनी चाहिए, यूनिटें पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? तो सूर्य के प्रकाश से भाई बड़े बूढ़े बोलते हैं ना भाई थोड़ी बहुत धूप ले ले, बहुत जरूरी है धूप, है ना। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है उससे। क्या मिलता है? विटामिन डी उससे मिलता है, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। देखिए पहले लोग जो थे वो गर्मी में काम करते थे, धूप में काम करते थे, लेकिन उनकी जो हड्डियां थी ना, जो उनके बोन्स थे वो बहुत मजबूत होते थे भाई साहब। वो इसी वजह से मजबूत होते थे क्योंकि उनके शरीर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती थी। लेकिन आजकल आप देखोगे बच्चे क्योंकि अंदर रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, है ना, और हड्डियां उनकी बहुत वीक हैं, थोड़ा सा गिरे हड्डी टूट गई भाई साहब, क्रैक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनकी हड्डियां ही मजबूत नहीं है, विटामिन डी की कमी है उनके अंदर, विटामिन डी की कमी है। और कमी की वजह से क्या हो गया? कमी की वजह से हड्डी कमजोर होंगी। क्या होंगी? हड्डी कमजोर होंगी भाइयों। यही कारण है आज की जो जनरेशन है कमजोर पैदा हो रही है, या
उनकी हड्डियों में जो है वो पावर नहीं है जो पहले जनरेशन की हड्डियों में थी, क्योंकि वो धूप में काम करते थे, है ना। और अभी की जो जनरेशन है, क्योंकि वो घरों में रहते हैं, इसी वजह से उनकी जो हड्डियां हैं पहली जनरेशन की तुलना में कमजोर हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती हैं। और इसकी कमी से बच्चों में एक रोग होता है जिसको रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स रोग जो है ये है, जिससे हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, सबसे अच्छा अगर आपको विटामिन डी लेना है ना, तो सुबह सुबह की जो धूप निकलती है उसमें आप सूरज के धूप में जो है वो बैठ जाओ। सूर्य की जो सुबह सुबह की धूप है उसमें बैठ जाओ आप, आधा पौना 1 घंटा, आपको विटामिन डी जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक विटामिन जो है वो सुबह की धूप में ही होता है। ठीक है, और देखिए जब विटामिन होगा ना, तभी शरीर में जो कैल्शियम है वो अवशोषित होगा। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम भी अवशोषित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा भाई साहब? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। आपको बताना है जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पहली बार कब गाया गया भारत का राष्ट्रीय गान? पहली बार कब गाया गया? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। कब गाया गया? बताइए कब गाया गया? तो ये गाया गया था 1911 में पहली बार। ठीक है, 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? समय कितना लगता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। तो लगभग 52 सेकंड का समय जो है इसको गाने में लगता है भाई साहब। ठीक है, इसको कब अपनाया गया है ना, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया भाई साहब? तो यहां पे आप लिख लेना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही तिथि पे अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। उसमें राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को दोनों को अपना लिया जाता है कि भाई जनगण मन जो है ये हमारा राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। ठीक है भाई, ये हो गई राष्ट्रीय गान से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको भाई साहब नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्या थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, पहले क्या थे? भारतीय थे। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। भाई साहब एक एक क्वेश्चन को इसी पेज से कराया जाएगा, इसी तरीके से कराया जाएगा जैसे आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन फंस जाए, आप भाई साहब उसको छोड़ के तो आओगे नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान है। ठीक है, वो कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, गोवा जो है, गोवा की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1961 में गोवा जो है वो पुर्तगालियों से जो है आजाद हुआ था। 1961 में क्या हुआ था? पुर्तगाल से ये आजाद हुआ था। ठीक है, 1961 में। इसकी राजधानी जो है, गोवा की राजधानी क्या है पूछ ली जाती है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी इसकी राजधानी है। ठीक है, पणजी इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई साहब, थोड़ी लंबी क्लास हो रही है लेकिन थोड़ा फास्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बाघ को, देखिए बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है ना, और 1973 में ही
1973 में इसको घोषित किया गया और उसी समय एक प्रोजेक्ट चला जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। इसको आप याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चला, है ना। टाइगरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा चलाया गया और तभी बाघ को क्या है, टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित कर दिया गया। इससे पहले कौन था, शेर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है आपका मोर, पिकॉक जिसको हम बोलते हैं। पिकॉक राष्ट्रीय पक्षी है। इसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी जो है वो घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1963 में घोषित किया गया था भाई साहब मोर को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम, भाई ये भी तो पूछा जा सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेटस। ठीक है, पिकॉक बोलते हैं ना इंग्लिश में, पिकॉक। तो पी से ही पिकॉक और पी से ही पावोक्रिस्टेटस, ये आप याद रखना। ठीक है, ये जो है ऋतु, जो आपकी वर्षा ऋतु है उसमें नृत्य करते हैं। और भगवान कृष्ण के मुकुट में जो है आपने मोर के जो पंख हैं उनको जो है वो देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया था भाई साहब? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान ये नारा दिया था। भारत पाक युद्ध के दौरान ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। अपने किसानों और जवानों का जो मोटिवेशन है उसको अप करने के लिए उन्होंने नारा दिया था। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, ये दूसरे प्रधानमंत्री बने थे भाई साहब भारत के। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री ही थे भारत के। ठीक है, इन्होंने सफेद क्रांति और हरित क्रांति को जो है वो बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया और कब लागू हुआ? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, इसी दिन ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। पानी का रासायनिक नाम क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है ये ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, H2O। ठीक है, मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में कितना पानी होता है? लगभग मानव शरीर में 70% पानी होता है। 70% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, और अगर हम अर्थ पे बात करें, पृथ्वी पे बात करें, तो पृथ्वी पर भी लगभग 71 या 70% क्या है? पानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्लास थोड़ी लंबी हो गई इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। जो जांग की हड्डी होती है ना, फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और शरीर यह जो है ये शरीर की ना सबसे मजबूत हड्डी भी है भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? गुलाब है भाई साहब। ठीक है, गुलाब क्यों है? गुलाब को क्यों माना गया? क्योंकि ये पवित्रता और संस्कृति का प्रतीक है। मैं बार बार बताता हूं, ये पवित्रता और संस्कृति का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि ये कीचड़ में भी खिलता है, जो दिखाता है कि भाई नेगेटिविटी के बीच में भी हम
पॉजिटिव हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन या 12 घंटे? तो उत्तर हो जाएगा 365 दिन। वास्तव में जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर जो लगाती है ना, जो एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। अब हर साल, एक साल होता है, एक साल कितने का होता है? 365 दिन का होता है ना। अब बचे कितने? 6 घंटे बच गए। ये बचे ना 6 घंटे, तो ये हर चौथी साल में, देखिए दूसरी साल जो है यहाँ पे भी 6 घंटे बचे, क्योंकि 365 दिन का साल हो गया। फिर तीसरी साल जो है वो भी 365 हो गया, है ना। अब देखिए आप इसको, आप 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे, 6 घंटे, और जब चौथी साल आती है, जब चौथी साल आती है तो 365 दिन तो ये हैं ही और 6 घंटे, लेकिन 6 6 12 6 18 और 6 24, इन चारों 6 घंटों को मिला के पूरा एक दिन हो जाता है, और उसको जोड़ दिया जाता है चौथे साल में। चौथे साल में जोड़ दिया जाता है और वो बन जाते हैं 366 दिन। वो क्या बन जाते हैं? 366 दिन। इसलिए यही चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। यही चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है भाइयों। ठीक है, क्लियर है। तो वास्तव में एक चक्कर जो लगाता है 365 दिन 6 घंटे में, लेकिन इसमें 6 घंटे नहीं दिया हुआ, तो आप 365 लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा रिवर जो है आपके भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी है। 2525 किलोमीटर लंबी है भाइयों। ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। ठीक है, ये जो है भारत की सबसे पवित्र नदी इसको माना जाता है, और एक प्रोजेक्ट भी भारत सरकार ने चला रखा है जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही पहला राष्ट्रपति भारत का बनाया गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहां से रहने वाले थे? बिहार के थे, और इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? भाई साहब जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये इन्होंने जो है वो जेल में लिखी थी। भारत एक खोज, टीवी पर ये एक बहुत मतलब पहले एक धारावाहिक चलता था इसी के नाम से। ठीक है, जो इसी पर आधारित था। और अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भाई साहब। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो भाई साहब माना जाता है हॉकी को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी को माना जाता है। ठीक है, देखिए मेजर ध्यानचंद जो हैं उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर आप बोलेंगे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो भाई साहब रक्त को शुद्ध करती हैं आपकी किडनियां। जो किडनी हैं वो रक्त को शुद्ध करती हैं। जो गुर्दे हैं, मानव शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। कितनी होती हैं? 2 किडनी मानव शरीर में होती हैं जो रक्त को शुद्ध करती हैं। ठीक है, पानी कम पीने से ना किडनी पर असर होता है। पानी इसलिए हमें अधिक पीना चाहिए भाई साहब। अगर आपको अपनी किडनी बचानी है तो जो ये अल्कोहल वगैरह है ये कम पिएं, और पानी ज्यादा पिएं। शुद्ध पानी सुबह और शाम को पिएंगे तो वो आपके शरीर के लिए भी और किडनी के लिए, गुर्दों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपका 35।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? वेरी गुड क्वेश्चन भाई साहब। हीरा है ना भाई साहब, हीरा, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का। पूरे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? वो हीरा ही है, डायमंड ही है। इसकी जो कटाई और ड्रिलिंग है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है भाई साहब। आभूषण इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो मैं कल भी कराया था, बरगद, यानी कि जो बनियान ट्री है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। बरगद जो है वो दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक इसको माना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस जो है इसका पूरा नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बताइए किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। अब जो वंदे मातरम है ये क्या है? ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है? पहली क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। दूसरा लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तीसरा कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये है इसका जो है। उसके बाद इसको अपनाया कब गया? इसको अपनाया कब गया मैं आपको बता चुका हूं। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जो है वो जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पे चल देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत आ गया, कौन सा है बताइए? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से इसको लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? तिरंगे के नाम से जाना जाता है। डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेकैया। डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेकैया ने डिजाइन तैयार किया था इसका, ठीक है। डिजाइन इसका तैयार करने वाले कौन थे? पिंगली वेकैया थे, ठीक है। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? केसरिया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है? केसरिया। बीच में कौन सा होता है? सफेद। और नीचे कौन सा होता है? हरा। भाई साहब मैंने शॉर्ट भी बना रखी है इनके ऊपर जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और राष्ट्रीय प्रतीकों के ऊपर वीडियोस भी अलग से बनी हुई हैं जिसमें एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए वो पड़े हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल पे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल जिस पे आपकी क्लास चल रही है, इस पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीकों की एक वीडियो बनी हुई है जिसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तिरंगे में होता क्या है? बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां इसमें होती हैं। 24 तिल्लियां इसमें होती हैं अशोक चक्र में। कौन से कलर की होती हैं? गहरे नीले कलर की होती हैं। गहरे नीले रंग की तिल्लियां होती हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए डेप्थ में अलग से मैंने इसको करा दिया था, ठीक है। अब इसको जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया कब गया, है ना? इसको अपनाया कब गया? तो भाई साहब ये अपनाया जाता है आपका 22 जुलाई 1947 को। आजादी से लगभग 20 दिन पहले, ठीक है। आजादी से लगभग 20 से 25 दिन पहले इसको अपना लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो देखिए भाई साहब अंग पूछा है उसने, है ना? उसने अंग पूछा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है आपकी त्वचा। आपकी स्किन जो है वो सबसे बड़ा अंग है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
अगर वो ग्रंथि पूछता तो लीवर होती। अगर ग्रंथि पूछता, हाँ भाई, अगर वो पूछता ग्रंथि तो लीवर होता। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सही क्वेश्चन है, तो लीवर है। लेकिन सबसे बड़ा अंग जो है, सबसे बड़ा अंग वो स्किन होगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, भारत की राजधानी क्या है? कौन नहीं जानता भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। लेकिन इसको राजधानी कब घोषित किया गया भाई साहब? 1911 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? फलों का राजा आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक आम उत्पादक है। ठीक है। सबसे अधिक आम उत्पादक कौन है? भारत ही है। और आम में प्रचुरता में क्या मिलता है? प्रचुरता में क्या मिलता है? विटामिन, विटामिन ए एंड सी जो है प्रचुरता में मिलते हैं। किसमें? आपके आम में मिलते हैं। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध नस्लें हैं, अगर हम बात करें तो दशहरी और अल्फांसो आपने सुना होगा, ये इनकी जो है वो प्रसिद्ध फसल है। और भाई साहब, भारत दुनिया का सबसे अधिक आम उत्पादक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44, यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब होती है? तो भाई साहब, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। दूसरा, इसके अंग कितने हैं? इसके 6 अंग हैं। किसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। सभी का हेडक्वार्टर, सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, एक को छोड़कर। वो कौन सा है? वो कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही एक न्यायालय है यूएनओ का, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या जिसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये यूएन के 6 अंगों में से ही है। 6 अंगों में से ही एक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है द हेग में। द हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। बाकी बचे हुए, बाकी बचे हुए 5, बाकी बचे हुए 5 अंगों का, एक तो ये हो गया, बाकी बचे हुए 5 अंगों का, बाकी बचे हुए 5 अंगों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो आपका न्यूयॉर्क में ही है। वो आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है। यूएन में अगर हम बात करें तो लगभग 193 प्लस देश इसमें हैं। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व शांति को बनाए रखना। क्योंकि इसकी स्थापना 1945 में कब हुई थी भाई साहब? तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जो है वो क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। ये भी आपको याद रखना है कि भाई संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है भाइयों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। एक एक क्वेश्चन को इसी तरह अंजाम देंगे जिस तरफ देते आ रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। किसने रचना की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान भी राष्ट्रगीत भी दोनों अपनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? भाई साहब कराया था ना। ठीक है, इसीलिए सारे क्वेश्चन कराता हूं। बुध ग्रह, मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह, ब्लू। ठीक है। सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? सुबह का तारा या सुबह का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, और साय का तारा और शाम का तारा। सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
इसको सुबह का तारा की जगह भौर का तारा, भौर का तारा, इससे भी क्वेश्चन आता है। भौर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, भौर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। कुल कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो आपका शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर। ठीक है, इसे जो है 1957 में जो है वो अपनाया गया। 1957 में आजादी के 10 साल बाद इसको अपनाया गया था। इसका पहला महीना जो होता है, पहला महीना जो है वो कौन सा होता है भाइयों? चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। आपने सुना होगा जो हमारी माताएं हैं वो बोलती हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस महा फागुन। तो अंतिम महीना जो होता है इसका, अंतिम माह जो उसका होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। ये आपको याद रखना है। पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन इसका अंतिम महीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप चलते हैं 48 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48 पे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो भाई साहब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? बताइए, किस भाषा में रामचरितमानस को लिखा था? किस भाषा में इसकी रचना की थी? तो वो की थी अवधी भाषा में। अवधी भाषा में जो है इसकी रचना जो है वो आपके तुलसीदास जी के द्वारा की जाती है। इसमें है क्या? देखिए, भगवान राम जो है उनके जीवन का पूरा वर्णन जो है वो रामचरितमानस में ही है। हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में बताइए। 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें नवजात शिशु की, ठीक है, उसमें लगभग 300 हड्डियां जो हैं वो होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और अंत में एक वयस्क जो मानव शरीर होता है, ठीक है, उसमें 206 हड्डियां जो हैं वो होती हैं भाई साहब। ठीक है, और जो हड्डियां होती हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, उनको मजबूती कौन देता है? उनको मजबूत कौन करता है? कैल्शियम करेगा। कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। कैल्शियम कब बनेगा? जब विटामिन डी होगा। विटामिन डी कब होगा? जब धूप लोगे। जब क्या लोगे? धूप। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा धूप कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कई बार लोग जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं भाई मेरे तो बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। वो इसी वजह से होता है। इनडायरेक्टली किस पे आता है? धूप पे। आप सुबह की धूप लोगे, विटामिन डी पूरा होगा। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम जो है हड्डियां ज्यादा बनाएंगी, और कैल्शियम अगर ज्यादा होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियों में दर्द हो ही नहीं सकता भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बिल्कुल अशोक स्तंभ को माना जाता है भाई साहब। किसको माना जाता है? अशोक स्तंभ। इसको हम सारनाथ का स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, क्योंकि ये सारनाथ में स्थित है इसीलिए इसको सारनाथ का स्तंभ कहते हैं। बनवाया अशोक ने था इसलिए अशोक स्तंभ भी इसको कह देते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है भाई साहब। जब देखोगे ना प्रतीकों की क्लास, जब देखोगे, ठीक है, सारे सिंबल्स की क्लास जो मेरे चैनल पे आप देखोगे ना, उसमें मैंने डायग्राम के माध्यम से इनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है और शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं। आप वहां जाके इनको जरूर देखना भाई। जो जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है भाई साहब, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आने हैं। कोई रोक नहीं सकता, ना कोई रोक पाया है आज तक। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आर्मी अग्निवीर की उसमें एग्जाम में। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो बहुत बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा। कुछ आप जो है वो राष्ट्रीय प्रतीकों की क्लास जब देखोगे तो उसमें आप उसको पूरों को कर लोगे। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ को माना जाता है, और क्योंकि वहीं से लिया गया है। इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें देखिए 4 शेर आपको दिखते हैं, 4 सिंह आपको दिखते हैं। ठीक है, 4 सिंह होते हैं, दिखते नहीं है। 4 सिंह होते हैं, दिखाई कितने देते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। सारनाथ के स्तंभ में दिखाई कितने देते हैं?
दिखाई कितने देते हैं? तो दिखाई 3 ही देते हैं, जो पीछे वाला वो दिखाई नहीं देता। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, इसके नीचे क्या लिखा होता है? तो सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा होता है। सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा होता है। लेटर हेड आप देखोगे भारत सरकार का सारनाथ का स्तंभ उस पे रहता है, नीचे लिखा होगा भाई साहब सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है भाई साहब। ठीक है। इसको जो है कब अपनाया गया? अब ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया जाता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी को और राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी को अपनाया जाता है। क्लियर है भाइयों? तो ये थे आज के हमारे मॉक टेस्ट 5 के 50 धमाकेदार क्वेश्चन, और हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे किया है। भाई साहब आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे ना, आप पेपर को क्रैक करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एग्जाम को पास करके आप आओगे। आपको सिर्फ क्या करना है? एग्जाम पास की गारंटी भाई साहब यहाँ पे है, लेकिन आपको करना क्या है? ये जितनी भी सीरीज जो है मॉक टेस्ट की, ये आपको दोस्तों देखनी है, उनको नोट डाउन करना है। ठीक है। जो सीरीज है इनमें क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई साहब वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूं, ये पेपर कहां से आए हैं? ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपको करा रहा हूं। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट। ठीक है। और मॉक टेस्ट में आपको ये सारे पेपर सीरियली मिल जाएंगे, सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे सैंपल पेपर, हमने 5 कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सैंपल पेपर 6 को आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल का नाम है सिलेक्शन पक्का, PKKA। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल।